नमस्कार, TV9 भारतवर्ष देख रहे हैं आप। मैं हूं अरुण सुंदराल। बांग्लादेश चुनाव के नतीजों ने न सिर्फ ढाका की राजनीति बदली है बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की रणनीतिक दिशा पर भी बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या नई सरकार भारत के साथ रिश्तों को मजबूत करेगी? पाकिस्तान और चीन की ओर किस तरह का झुकाव रहेगा इस बार? और इस बदलते समीकरण का क्षेत्रीय सुरक्षा पर क्या असर होगा? इन्हीं अहम सवालों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रोफेसर संजय के भारद्वाज जी। प्रोफेसर हैं सेंटर फॉर साउथ एशियन स्टडीज, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज, JNU से। बहुत बहुत स्वागत सर आपका TV9 भारतवर्ष पर। नमस्कार। सबसे पहले तो यही सवाल रखूंगा कि क्या इसे ऑफिशियली शेख हसीना युग का अंत मान लिया जाए और ये जो BNP की जीत हुई है, बम्पर जीत हुई है, इससे क्या संकेत मिल रहे हैं? देखिए, राजनीति में किसी भी युग का अंत नहीं होता है। जब 2008 में शेख हसीना की सरकार आई थी, एक लैंडस्लाइड विक्ट्री बांग्लादेश की जनता ने उनको दी थी। उसके बाद BNP के हालात बहुत खराब थे और एक तरीके से माना गया था कि BNP और तारिक रहमान का राजनीति का अंत हो गया है जी। लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, 17 साल बाद में फिर से तारिक रहमान एक हीरोइक एंट्री हुआ और बांग्लादेश में 13वां आम चुनाव हुआ। उस आम चुनाव में उनको एक भारी बहुमत बांग्लादेश की जनता ने दिया और बांग्लादेश की जनता ने उनको और BNP में एक अपना फेथ ट्रस्ट दिखाया और एक ये भी मैसेज दिया कि हम रेडिकल इस्लाम के खिलाफ हैं, हम जमात इस्लाम के साथ में नहीं है। लेकिन एक जो बात मैं हमेशा क्योंकि मैं एकेडमिक जगत से आता हूं और मेरी एक सोच है कि जब तक आप पार्टिसिपेटरी इलेक्शन नहीं होगा, जब तक समावेशी इलेक्शन नहीं होगा और जो मुख्य धारा के राजनीतिक दल हैं जिसमें उन सबको जब तक अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी तब तक वो चुनाव, इंक्लूसिव चुनाव कहना थोड़ा एक मुश्किल काम हो जाता है। अगर इस चुनाव में अवामी लीग को भी एक अपॉर्चुनिटी दी जाती और वो उनके और जनता को ये अधिकार दिया जाता कि किस राजनीतिक दल को हमको चुनना है और किस राजनीतिक दल को बांग्लादेश से या बांग्लादेश से बाहर रखना है, वो अगर जनता के पास वो मैंडेट होता तो मुझे लगता है कि बेहतर होता और एक क्रेडिबल इलेक्शन होता, पार्टिसिपेटरी होता, इंक्लूसिव होता और ज्यादा डेमोक्रेटिक होता, उसकी ज्यादा लेजिटिमेसी होती। लेकिन चूंकि अब जिस तरीके का एक तंत्र पिछले 18 महीने में क्रिएट हुआ और एक ये कहिए कि जो मोहम्मद यूनुस की केयरटेकर जो सरकार थी उसको जमात इस्लाम ने जिस तरीके से हाईजैक किया और लगा कि बांग्लादेश पूरा पाकिस्तान के माइंडसेट के हिसाब से काम कर रहा है, तो वहां पर अवामी लीग जो पाकिस्तान को 1971 में डिफीट करके एक आज़ादी प्राप्त की थी और बंगाली राष्ट्रवाद का परचम लहराया था और उसके आधार पे बांग्लादेश का निर्माण हुआ था, तो मुझे लगता है कि वो उसको बाहर करने में पाकिस्तानी माइंडसेट कामयाब हो गया। लेकिन एक अच्छी शुरुआत है दोबारा से और मुझे लगता है कि BNP एक डेमोक्रेटिक पार्टी होने के साथ साथ ये भी देखेगी कि दूसरे राजनीतिक दल हैं उनको भी सत्ता में और उनको भी राजनीति में भागीदारी का पूरा अवसर मिलना चाहिए। जी प्रोफेसर संजय, इसी से जुड़ा सवाल है। हम दक्षिण एशिया पर भी आएंगे, उसकी जियोपॉलिटिक्स पर भी आएंगे, लेकिन अगर बांग्लादेश पर ही से फोकस रखें तो BNP, जिस तरह से आपने खुद जिक्र किया कि जो जमात का कहीं ना कहीं कब्जा देखा गया था, जो रेडिकल एलिमेंट्स थे बांग्लादेश में, उन्हें बहुत सपोर्ट मिल रहा था। लेकिन अब ये इलेक्शन BNP की बम्पर जीत, और इससे आप क्या देखते हैं? बांग्लादेश के लिए एक नॉर्मलाइजेशन की तरफ जाता हुआ बांग्लादेश, और जिस तरह से आपने अभी पॉइंट दिया कि जो बाकी पार्टीज हैं उन्हें भी शायद मौका मिले, तो क्या अवामी लीग की भी वापसी हम नियर फ्यूचर में देख सकते हैं? देखिए, ये बात आप मान के चलिए कि अभी जो चुनाव हुए हैं, 13वीं जातीय संसद का जो चुनाव हुआ है, ये उन राजनीतिक दलों के बीच में एक कंटेस्ट था जो कभी एक ही पाले में या एक ही विचार के से ताल्लुक रखते हैं। उसमें आप ये देखिए कि 2001 में जब चुनाव हुआ तो जमात इस्लाम और BNP का अलायंस था और उसमें जमात इस्लाम और BNP ने 5 साल तक शासन किया
और उसके बाद 2008 में जब चुनाव हुआ उसमें भी जमात और बीएनपी साथ में चुनाव लड़े थे। क्योंकि अभी हालात दूसरे थे और जो मुख्य राजनीतिक दल था अवामी लीग वो बाहर थी, तो अब जमात इस्लाम और बीएनपी आमने सामने थी। और मुझे ये बात अंदेशा था कि इसके परिणाम क्या होंगे। निश्चित रूप से बांग्लादेश की एक जो कौम है वो बहुत सेकुलर है, वो इंक्लूसिव है, वो बंगाली राष्ट्रवाद की बात करते हैं, तो कम से कम जमात इस्लाम को तो नहीं चुनेगी। जमात इस्लाम के बजाय बीएनपी को वो वरीयता देगी और वही चुनाव में हुआ। तो ये बात मान के चलिए कि जिस तरीके से मैंडेट बीएनपी को आया है और वो अब सरकार बनाएगी, लेकिन इसमें एक विडंबना ये है कि दो काम एक साथ हुआ। एक रेफरेंडम हुआ, एक ये जो जातीय संसद का चुनाव हुआ। और रेफरेंडम में सिर्फ जनता को यही एक अवसर दिया था कि आप या तो यस बोलिए या नो बोलिए। क्योंकि जनता ने यस बोला तो, लेकिन ये जो रेफरेंडम हुआ है, जो जुलाई चार्टर है, ये जुलाई चार्टर जमात इस्लाम बैक्ड जो केटेका गवर्नमेंट थी उसने तैयार किया था। तो अब इसके आधार पे ये जो नई संसद है, क्या इस पे कितनी सहमति बन पाएगी आपस में, एक बहुत बड़ा एक चैलेंज अभी बांग्लादेश के सामने है। दूसरी बात ये भी कही गई कि जो ये संसद है ये अभी सरकार नहीं बनेगी, ये पहले कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म काउंसिल का काम करेगी। और कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म काउंसिल को ये काम लगभग 180 दिन से 270 दिन तक ये काम करना होगा। यानी कि अभी भी जो मोहम्मद यूनुस की केयरटेकर गवर्नमेंट है वो मुझे लगता नहीं कि स्मूथ पावर ट्रांसफर के मूड में है। और ये एक और कंटेंशियस पॉइंट हो सकता है जो जमात और केयरटेकर गवर्नमेंट और जो अभी चुनित बीएनपी है, एक तरीके से डिफेक्टो जो अभी मैंडेट लेके आई है जनता का, वो उनके बीच में कंटेस्ट होने का पूरा चांस है। और वो बांग्लादेश को कहीं ऐसा ना हो कि राजनीतिक कॉन्फ्लिक्ट की तरफ धकेल दे। अच्छा यही होगा बांग्लादेश के लिए कि मोहम्मद यूनुस को चुपचाप से स्मूथ तरीके से बीएनपी को सत्ता का हस्तांतरण कर देना चाहिए। और जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, इलेक्टेड जो पार्लियामेंट है, उसको संविधान में क्या संशोधन होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, वो उसको अधिकार होना चाहिए। तो मुझे लगता है वो ज्यादा एक्सेप्टेबल होगा और वो एक कंटेंशन का इशू नहीं बनेगा। तो ये इस मुकाम पे आप ये देख सकते हैं, तभी बांग्लादेश में राजनीतिक स्थायित्व भी आएगा। बिल्कुल, और वो ज़रूरी भी हो जाता है क्योंकि मोहम्मद यूनुस उन्होंने खुद जो है जनता से वादा किया था कि एक बार जब इलेक्टेड गवर्नमेंट इलेक्ट हो जाएगी तो वो सत्ता का हस्तांतरण कर देंगे। लेकिन भारत, ये जो बांग्लादेश में चुनाव हुए, भारत कैसे देखे इसे? भारत के लिए इन चुनावों में क्या था? देखिए, भारत के दृष्टिकोण से आप ये देखेंगे तो देखिए, हमको ये बांग्लादेश का निश्चित रूप से एक इंटरनल मसला है जी। और लेकिन चूंकि भारत खुद एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है और एक तरीके से पड़ोसी देश में राजनीतिक स्थायित्व की बात करता है, तो निश्चित रूप से जो राजनीतिक डेवलपमेंट्स होते हैं नेबरिंग कंट्रीज में, उसके प्रति भारत हमेशा अपना एक कंसर्न रहता है। भारत ये अभी जो सरकार चुनी गई है उसका निश्चित रूप से स्वागत करती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनको कांग्रेचुलेट भी किया है। और वो अभी जिस तरीके से मैंडेट मिला है तो निश्चित रूप से वो डिजर्व भी करते हैं कि उनको कांग्रेचुलेट करना चाहिए। लेकिन ये बात पक्का है कि अभी भी भारत, और मुझे लगता है कि भारत ये देखता है कि अगर चुनाव ज्यादा इंक्लूसिव होते और जो मुख्य राजनीतिक दल बांग्लादेश में रहे सभी को ही चुनाव में पार्टिसिपेट करने का अधिकार मिलता, तो ये दक्षिणी एशिया में डेमोक्रेसी और सेकुलरिज्म और एक समावेशी समाज के लिए बेहतर होता। लेकिन चूंकि अब भारत और बांग्लादेश के बीच में कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंसीज हैं, बहुत सारे, चाहे वो सुरक्षात्मक मुद्दे हों, चाहे राजनीतिक मुद्दे हों या विकास के मुद्दे हों, एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। और बहुत सारे हम रिसोर्सेस एक दूसरे से शेयर करते हैं, चाहे वाटर की बात हो या ट्रांजिट एनर्जी की बात हो, या आप बहुत सारे मुद्दे हैं। हमारी इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट है, बांग्लादेश का अपना डेवलपमेंट है। तो भारत निश्चित रूप से एक पॉजिटिव दृष्टि से इसको देखने का प्रयास करेगा और जो अभी वर्तमान सरकार बनेगी उसके साथ में कंस्ट्रक्टिवली एंगेज करने का प्रयास भी भारत का रहेगा। जी बिल्कुल, इसी से जुड़ा सवाल मेरा प्रोफेसर संजय ये है कि देखिए, बीएनपी पहली बार सत्ता में नहीं आ रही है,
पिछले कार्यकाल उनके देखें और भारत के प्रति उनका रुख देखें, तो इस बार आपको क्या लगता है कि देखिए रेडिकल एलिमेंट्स का तो प्रेशर रहेगा ही, और जिस तरह से हाल के कुछ महीने रहे हैं बांग्लादेश में, वो भी उसका असर भी देखने को मिलेगा, लेकिन क्या नई सरकार की जो विदेश नीति है, क्या वो इंडिया फर्स्ट रह सकती है, या अभी भी जो है बैलेंस अप्रोच या जो दूसरे पड़ोसी मुल्क हैं उनकी तरफ झुकाव देखने को मिलेगा? देखिए, तारिक रहमान और बीएनपी के सामने एक बड़ी चुनौती होगी कि एक तो इनका अपना ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स रहा है, वो एंटी अवामी लीग, और उसमें उनका जो कोर रहा है वो इस्लाम की तरफ या बांग्लादेशी नेशनलिज्म की तरफ एक झुकाव रहा है, और वो कुछ न कुछ कहीं न कहीं पाकिस्तान के नजदीक इनको खींच के ले जाता है, क्योंकि ये इस्लाम की राजनीति और भी करते हैं। तो ये बात मान के चलिए कि और दूसरा जो सबसे बड़ा डेवलपमेंट हुआ पिछले 18 महीने में कि जो रेडिकल फोर्सेस हैं, खासकर जमात इस्लाम और उसकी जो अपनी स्टूडेंट विंग, और ये और ज्यादा मजबूत हो गए, क्योंकि पहले बांग्लादेश में जितने भी आम चुनाव हुए तो जमात इस्लाम को सबसे ज्यादा जो वोट मिले थे वो 12% 1991 में मिले थे, फिर उसके बाद 96 में 8% मिले, 2001 में 4% मिले, और 2008 में 4% मिले। तो लेकिन अब जिस तरीके से उनका एक डेमोन्स्ट्रेशन हुआ है इलेक्शंस में, और जो सीट जीत के आई है, तो आज जमात इस्लाम बांग्लादेश में एक मजबूत राजनीतिक दल है। वो निश्चित रूप से एक दबाव बनाएगी कि भाई आप इस्लाम और इस्लामिक प्रिंसिपल्स और इथोस को आप वरीयता दीजिए, और जो इस्लामिक वर्ल्ड है खासकर पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों को मजबूत कीजिए और भारत से दूरियां बनाइए, क्योंकि वो इसी में ही अपना राजनीतिक हित देखते हैं। तो एक चुनौती है तारिक रहमान के सामने कि कैसे इसको बैलेंस करेंगे। और जो बांग्लादेश की विदेश नीति है उसमें देखिए चाइना भी है, उसमें अमेरिका भी है, चीन से जुड़ा ही सवाल 30 सेकंड में आपसे जवाब चाहूंगा क्योंकि समय की थोड़ी सी कमी है। 30 सेकंड में बताइए, चीन जो है, देखिए चीन का निवेश बांग्लादेश में बढ़ा ही है पिछले कुछ सालों में, तो वो भी एक चुनौती रहेगी नई सरकार की कि चीन और भारत को बैलेंस किस तरह से किया जाए? देखिए, ये बात आप मान के चलिए, एक और बड़ा चुनौती का अमेरिका शेख हसीना के खिलाफ क्यों था, उसमें अमेरिका अपना एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ बे ऑफ बंगाल में चाहता था, और चाइना के बढ़ते हुए प्रभाव को कम करना चाहता था। क्या अब तारिक रहमान चाइना को दूर रख पाएगा और अमेरिका को कॉन्फिडेंस ले पाएगा? अगर नहीं हुआ और चाइना को ले आया तो दोबारा से ये बांग्लादेश एक कंटेंशियस जोन होगा, और मुझे लगता है कि वहां पे फिर से राजनीतिक स्थायित्व की तरफ बांग्लादेश बढ़ेगा, और ये एक चिंता का विषय होगा सभी के लिए। मुझे लगता है कि बैलेंसिंग अप्रोच, भारत को कॉन्फिडेंस में लेके एक्स्ट्रा रीजनल पावर्स को एंटरटेन करना बांग्लादेश के और तारिक रहमान के हित में होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर संजय, आपने हमारे दर्शकों को बहुत आसान भाषा में समझाया कि भारत के लिए इन चुनावों का क्या मतलब है। TV9 से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपने सुना प्रोफेसर संजय के भारद्वाज को कि जो बांग्लादेश में चुनाव हुए हैं उसका जो पूरा असर है साउथ एशिया की जियोपॉलिटिक्स पर क्या होगा, भारत के लिए क्या इसका असर है, और दूसरे जो पड़ोसी मुल्क हैं उनके लिए क्या असर होगा। नई सरकार है, नई चुनौतियां हैं, अब देखना होगा कि किस तरह से सरकार इन चुनौतियों से निपटती है। बाकी आपका क्या विचार है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।